एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लेक्चर की सीरीज़ जारी है आपके साथ। और उसमें कल हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के जितने भी दृष्टिकोण थे उनके बारे में बात कर उन्हें समाप्त किया है। आज एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, आपके नॉलेज के लिए, और भविष्य में यदि आप कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए भी। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मसलन हमारी संविधान सभा ने ये फैसला किया कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र शासन की प्रणाली के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, वो दिक्कत थी, उसने ऐसा किया। सवाल ये उठता है मेरे दोस्तों कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का चयन कर लिया गया तो एक शर्त इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वो क्या हो, क्योंकि इस तथ्य को आप अच्छी तरह जानते हैं। संसदीय लोकतंत्र हो या अध्यक्षीय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कॉमन है, और वो एक ही चीज़ है, और वो है निर्वाचन, इलेक्शन। अब इसके आगे हम एक विशेषण या एडजेक्टिव और लगाते हैं। निर्वाचन कौन से? निर्वाचन तो दुनिया के बहुत से मुल्कों में पहले भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। अभी आपने कुछ महीने पहले देखा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव था, क्या क्या नहीं हुआ उनमें। या उससे थोड़ा और पीछे जाएं, जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह के स्थान पर राष्ट्रपति बनने के इच्छुक थे, तो उस प्रक्रिया में उन्हें लगभग 100% वोट मिले। एक जनमत संग्रह करवाया गया और लगभग सभी लोगों ने माना कि उनसे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और देखें चीन, वहाँ भी चुनाव होते हैं। वो तो अपने आप को दुनिया में असली लोकतंत्र कहते हैं कि वी आर द रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र हमारे पास है। पर ये सब आप पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में, क्या ये आपको लगता है कि लोकतंत्र है? निर्वाचन तो हो रहे हैं, लेकिन निर्वाचन के आगे जो दो विशेषण होने चाहिए थे वो यहाँ नजर नहीं आ रहे होंगे आपको। निर्भीक और निष्पक्ष। और ये लोकतंत्र की अनिवार्य प्राथमिक शर्त है। यदि ये नहीं है तो लोकतंत्र का होना क्या और ना होना क्या। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। भारत में जब ये तय हो गया, संविधान सभा ने तय कर दिया कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र होने जा रहा है, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बनने वाले थे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण का सारा कार्य पूरा हो गया था, और देश गणतंत्र बना है 26 जनवरी 1950 से, और उस दिन से संविधान लागू हुआ है। एक घटना और हुई है, आपके जीके की दृष्टि से, आपके कौतूहल की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि 25 जनवरी 1950 के दिन भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। ऐसा इसलिए ज़रूरी था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी इसके कुछ घंटों के बाद, जब हम एक संसदीय सर्वोच्चता वाले लोकतंत्र बन जाते, तो निर्वाचन संपन्न कौन करा था, और क्या वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में इस कार्य को करता, या उसके अधिकार और उसके दायित्व उन्हें संसद सौंपती।
क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हस्ताक्षर करते ही, संविधान के लागू होते ही, माफ करें, संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका समाप्त हो गई। ये जो बदलाव है ये महत्वपूर्ण है और ये इस बात को साबित करता है कि संविधान निर्माता भारत को एक निष्पक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए कितने कृत संकल्प थे। आप के.एम. मुंशी को पढ़कर देखें, संविधान सभा में के मेंबर थे। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश का लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है और किन लोगों के हाथों में है। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के विषय में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले बात आए संविधान निर्वाचन आयोग का गठन और संविधान के प्रावधान। आर्टिकल 324 ब्रैकेट में 1 है, इसके आगे ध्यान रखिएगा। इसका आशय ये होता है संविधान की भाषा में कि अनुच्छेद 324 का ये पहला बिंदु है और ये 324 का हिस्सा है। इस चीज़ में आप कभी गलतफहमी मत रखिएगा दोस्तों। बीए पार्ट सेकंड में भी मेरे साथियों ने बताया होगा आपको, या अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने आपसे ज़रूर कहा होगा, जब आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, बेरट पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे आर्टिकल की संख्या लिखी होती है, अनुच्छेद की संख्या, और उसके आगे ब्रैकेट पे या ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज़ लिखी होती है। इस अंतर को हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि वो संख्या ब्रैकेट में लिखी हुई है तो इसका आशय ये है कि वो जो बड़ी संख्या है जिसके आगे ब्रैकेट लगा है वो उसका हिस्सा है, और यदि संख्या के आगे जो अंक लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में नहीं है तो इसका मतलब वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। वो उस अनुच्छेद का हिस्सा हो या ना हो आवश्यक नहीं है। कुल मिला के मतलब यह है कि वो उसका पार्ट नहीं है, वो उसका अपना एक फ्री एग्जिस्टेंस है, स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अब हम बात कर रहे हैं 324 एक ब्रैकेट में है। ये कहता है कि निर्वाचन आयोग की रचना के संबंध में इस संविधान के अधीन होने वाले संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधायिका के समस्त निर्वाचनों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और राज्यों में जो विधानमंडल हैं, आप जानते हैं कई जगह द्विसदनात्मक हैं, कई जगह एक सदनात्मक हैं, इनके चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के निर्माण, उनके संचालन के संबंधित कार्य का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 3 शब्द अपने आप में बहुत बड़ी महागाथा समेटे हुए हैं। नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण। अधीक्षण का मतलब है सुपरविजन, निर्देशन डायरेक्शन, नियंत्रण कंट्रोल, यानी पूरे के पूरे निर्वाचन के अधिकार इस रचना को सौंपे गए हैं। एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान के में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन कहा जाएगा। अब अनुच्छेद 324(2) ब्रैकेट में के अनुसार एक मुख्य चुनाव आयुक्त के स्थायी पद की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके अलावा उसकी सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इस संबंध में संसद के माध्यम से उसके सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं। इनकी संख्या का जिक्र संविधान में दिया हुआ नहीं है। जैसे आप देखिए, इस विषय में एक लंबे समय तक भारत का जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था, केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। लेकिन बाद में जाकर जब टी.एन. शेषन थे, टी.एन. शेषन के समय में ये बदलाव किया गया कि निर्वाचन आयोग में 2 नए और सदस्य ऐड किए गए इस धारा के तहत। और इसमें प्रावधान यह है कि जो सीनियर मोस्ट है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और बाकी जो 2 हैं या 3 हैं, फिलहाल तो 3 सदस्य है, तो जो बाकी के 2 बचे वे होंगे निर्वाचन आयुक्त भारत के। शक्तियां तीनों की बराबर होंगी, लेकिन फैसले बहुमत से होंगे। अब 324(4) ब्रैकेट में है,
लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए होने वाले प्रत्येक सामान्य निर्वाचन यानी जनरल इलेक्शन से पूर्व तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद के प्रथम चुनाव एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद होने वाले चुनावों के पूर्व राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से उतने क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा जितनी की वे आवश्यक समझे और जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के संपादन में उसकी सहायता करेंगे। आप देखिए, जीके का सवाल आपसे पूछता हूं, उत्तर ढूंढिएगा। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताऊंगा नहीं जवाब, इतनी मेहनत कीजिए, ढूंढिएगा कौन है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है, ये राज्य में पंचायती राज और जो शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनको कराता है। क्योंकि इससे पहले मैं आपसे बता चुका हूँ, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव देश का, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। अब अगले देखिए, अनुच्छेद 324(5) ब्रैकेट में, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निश्चित करे। अब इसके लिए राष्ट्रपति को अधिकृत कर दिया गया है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ पर अब वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के परामर्श पाने के लिए बाध्य है। तो मूलतः ये शक्ति देश की संसद के पास है कि वो इसके विषय में कोई नए नियम, कायदे, कानून बना सकती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, प्रक्रिया है, बहुत से ऐसे पद हैं संवैधानिक, जैसे हमने बात की अभी अभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य भी ऐसे कई पद हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को हर जगह महाभियोग नहीं कहा जाएगा। प्रक्रिया सेम है, वही है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल तब होगा जब राष्ट्रपति के खिलाफ उसको लाया जाएगा। प्रक्रिया वही होगी। वैसे ही मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसको हटाने की प्रक्रिया तो वही है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, लेकिन उसको महाभियोग ना कहकर कदाचार के खिलाफ उसको आरोप कहा जाएगा और तरीका वही होगा हटाने का। ये आपके सामने साबित करने के लिए है कि इस पद को कितनी सुरक्षा दी गई है कि किसी भी सामान्य स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाना संभव नहीं होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन उसका भारत की संचित निधि से मिलता है और इसके पीछे यही व्यवस्था है कि आर्थिक रूप से, आप ध्यान रखिएगा भाई, परिवार तो उनका भी है, खर्चे उनके भी होते हैं, ठीक है, कुछ सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन वेतन भत्ते तो उनको भी मिलने चाहिए ना। तो ध्यान रखें, अन्य खर्चों में सरकार कटौती कर सकती है, लेकिन ये प्रावधान निर्वाचन आयुक्त के लिए किया गया है कि जैसे ही वो अपने पद पर नियुक्त होते हैं और ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सरकार उनके किसी भी लाभ के पद पर जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसमें कटौती करने के लिए अधिकृत नहीं है। हाँ, ये संभव है कि यदि कोई ऐसी गंभीर स्थिति आती है, वो स्वेच्छा से कोई चीज़ त्याग करना चाहें तो वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन सरकार किसी प्रावधान के माध्यम से उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं कर सकती। अनुच्छेद 324(6) काफी इंपॉर्टेंट के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व होगा कि निर्वाचन आयोग की मांग पर उसके तथा क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए निर्वाचन आयोग के सौंपे गए कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक कर्मचारियों का प्रबंध करे। ये चीज़ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इतना आसानी से मत समझिए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ नहीं होता।
छोटे से कुछ कर्मचारी होते हैं, बाबू वगैरह उनके पास भी होते हैं, कुछ अधिकारी उनके पास भी होते हैं, लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराना, सुरक्षा बल भी चाहिए उसके अंदर, राज्य का प्रशासन भी चाहिए, अन्य सहूलियतें भी चाहिए। इसमें आप देखिए 2 पदों को दायित्व दिया गया है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। ये दोनों, एक प्रमुख है केंद्रीय कार्यपालिका का और दूसरा है राज्य कार्यपालिका का। इनको पूरे अधिकार दिए गए हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए वो जो डिमांड करेंगे चुनाव के लिए, वो सारी सहूलियतें मुहैया कराना इनका कर्तव्य होगा। इससे आप अंदाज लगाएं कि इस पद को कितनी शक्तियां दी गई हैं। जैसे इलेक्शन में आपने नोट किया होगा, फिर हम अपनी आज की बात को समाप्त करते हैं, कि निर्वाचन से पहले अक्सर सरकारें तबादले करती हैं, ट्रांसफर्स करती हैं। आप नोट कीजिएगा, होता है जब भी चुनाव हो, आप इस चीज़ को देखिए, कॉमन सा एक फैक्टर बन के रह गया है। सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना हो, सरकार चुनाव से पहले तबादले करती है यहाँ से वहाँ। लेकिन चुनाव की जब अधिसूचना जारी हो जाती है, आप देखिएगा उसके लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग की अनुमति लिए बगैर सरकार कोई तबादला नहीं कर सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ये मान के चलता है कि ऐसा करने से निर्वाचन की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, और निर्वाचन को निर्देशित, अधीक्षित और नियंत्रित करने का अधिकार संविधान ने निर्वाचन आयोग को दिया है। धन्यवाद।